मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार सिंह भूमि ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत भूमि एजुकेशन के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो है हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ना कह के ये समझिए, आपका सिविल सर्विसेज का जो आगामी जो आपका प्रीलिम एग्जाम होने वाला है, अभी प्रारंभिक जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के कुछ ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तथा डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन से जहां से ये आपस में लिंक होते हैं वहां पर कुछ प्रश्नों का या कुछ टॉपिक्स को जो है हम एक संभावना के आधार पर कुछ क्लासेस आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पर टॉपिक के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को हम एनालिसिस करेंगे, वहां से आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं भी ज्यादा हैं क्योंकि वो आपके करंट ओरिएंटेड आपके टॉपिक्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा सेशन है वो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ा हुआ करंट ओरिएंटेड आपका ये टॉपिक आपका ये सेशन चलेगा। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ इस टॉपिक्स के बारे में। आज के इस क्लास में हम 12 टॉपिक आपसे कवर करेंगे जो कि आपके करंट ओरिएंटेड ज्योग्राफी से जुड़ते हैं और ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से भी जुड़ते हैं। तो ये प्रश्न आपके बनेंगे कैसे? जैसे पहला प्रश्न हम बात करते हैं यहां पर, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। संविधान का जो पहला ऑप्शन है इसमें पहला कथन, संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य न्यायालय अंतरराज्यीय नदी जल के विवाद में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरा कथन है स्टेटमेंट, पंजाब और हरियाणा सतलुज नदी जल को रिपेरियन सिद्धांत के आधार पर बंटवारे की मांग कर रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, 1981 में ब्यास और रावी के जल के बंटवारे के बाद हरियाणा को उसके हिस्से का जल देने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना बनी। और फोर्थ स्टेटमेंट है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। आपको ये जो प्रश्न है इसमें यह बताना है कि इसमें से आपका जो है जो स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिए, आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं और हम कूट के सहारे अगर आते हैं यहां पर जो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन केवल 3 सही, दूसरे पर आते हैं केवल 1 और 2, तीसरे पर बात करते हैं केवल 2 और 3, और जो डी ऑप्शन है वो 1 और 3। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 1 और 3। ध्यान दीजिएगा, यहां पर संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को यह अधिकार देता है कि 2 राज्यों के बीच में या किन्हीं राज्यों के बीच में, वो 2 से 3 या 3 या 4 राज्य हो सकते हैं आपके, तो इनके बीच में यदि नदी के जल के बंटवारे को लेकर के कोई विवाद है तो उस विवाद से संबंधित कोई अगर नियम कानून संसद बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट या कोई स्टेट लेवल पर अगर आप आते हैं तो कोई भी आपका हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय इस संबंध में कोई भी आपका जुरिडिक्शन नहीं देगा या निर्णय नहीं देगा, उसका अधिकार नहीं होगा। संसद ये उपबंध बना सकती है। जाहिर सी बात, आपके दिमाग में बातें आई होंगी कई बार, क्योंकि विवाद भारत में देखिएगा नदी की जल के बंटवारे को लेकर कई विवाद ऐसे हैं। तो जहां पर संसद अगर कोई नियम बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वहां पर जाकर कोई जुरिडिक्शन दे सकता है। तो उसको रोकने के लिए इस तरीके से एक संवैधानिक प्रावधान संसद को प्राप्त है, एक तरीके से संसद को अधिकार ये प्राप्त है। ध्यान दीजिए, यहीं पर ही आप यहां पढ़ते हैं कि संसद का जो है जो आपका संविधान का अनुच्छेद 262, तो ये 262(1) और 262(2) ये इसके 2 उपबंध हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों उपबंध अंतरराज्यीय स्तर पर नदी के जल के बंटवारे को लेकर के हैं। पहले उपबंध में यह बात कही जाती है, जो पहला उपबंध है अनुच्छेद का 262(1), एक ये कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी के जल या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकती है। मतलब पहली बात 262(1) में यह प्रावधान किया गया, जो आपका आर्टिकल 262 है, इसका जो पहला पार्ट है,
पहले पार्ट में यह कहा गया कि यदि कोई विवाद होता है अंतर्राज्यीय स्तर पर नदी के जल के बंटवारे को लेकर के, तो जो नियम बनाएगी, जो भी नियम कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। वो कौन बना सकता है, केवल संसद। दूसरे पर यह कहा जा रहा है 262 आर्टिकल का, इसमें यह बात कही जाती है कि यदि संसद कोई नियम बनाए, पहले में संसद को अधिकार दे रहा है, दूसरे में बात कर रहा है कि यदि संसद कोई इसमें नियम बनाए तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी आपका न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात क्या हो गया, यहां पर संसद आपकी सुप्रीम हो गई। ठीक, दूसरे पर आते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट इसका है, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा सतलुज नदी जल को रिपेरियन सिद्धांत के आधार पर बंटवारे की मांग कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं रिपेरियन सिद्धांत, तो ध्यान दीजिएगा, रिपेरियन सिद्धांत यह कहता है कि यदि किन्हीं दो राष्ट्रों के मध्य या किन्हीं दो राज्यों के मध्य या किन्हीं दो क्षेत्रों के मध्य या प्रदेश के मध्य यदि कोई नदी प्रवाहित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उस जलीय भाग या उस नदी के जल को दोनों राज्यों या दोनों प्रदेशों या दोनों क्षेत्रों या दोनों देशों के मध्य बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो बराबर जल के बंटवारे का सिद्धांत जो आपका है, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत है, इसी आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नदी जल के बंटवारे या जल का बंटवारा किया गया, जलीय क्षेत्र का बंटवारा किया गया है। यह सिद्धांत कौन सा है, रिपेरियन सिद्धांत है। ठीक, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है, पंजाब और हरियाणा दोनों इस बार मांग कर रहे हैं, यह गलत है। क्योंकि जो पंजाब है वो कहता है कि देखिए रिपेरियन सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे और हमें जो है नदी का जल अर्थात सतलुज नदी का जल का ज्यादा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। दूसरे पर जो तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, 1981 में ब्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर हरियाणा को उसके हिस्से के जल के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना बनी। ध्यान दीजिएगा, ये जो विवाद है सतलुज यमुना लिंक नहर का, कि जो आपका एक तरीके से हम बात करें, पंजाब में जाइएगा तो जहां पर आप बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध, तो वहां पर नांगल बांध के पास से ही जो है एक नहर निकाली गई है और कहां तक आई है, वो हरियाणा तक आई है और कहां मिलाई गई है, यमुना नदी में। तो अगर हम बात करें तो लगभग 190 किलोमीटर के आसपास का ये लंबाई है नहर की, और जिसमें से लगभग 100 किलोमीटर की जो लंबाई है वो हरियाणा की है। तो हरियाणा ने अपने हिस्से का नहर तो बना लिया है, उसकी लाइन को मेंटेन कर लिया क्योंकि नदी का जल आना चाहिए, लेकिन जो पंजाब है उसने अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बार बार वो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पंजाब आपका बना है ना, 1976 में जब पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ, और पुनर्गठन के दौरान जब पंजाब और हरियाणा दो राज्य बने, तो यह भी बात तभी से ही है कि आखिरकार हरियाणा को उसके हिस्से का जल कैसे दिया जाए। तो यहां पर जब उसके हिस्से के जल की बात देने की आई, तो उस समय जो है ब्यास और रावी नदियों के जल को बांटा गया। ब्यास और रावी नदियों का जल जो कि क्या मिल रहा है करके, सतलुज नदी मिल रहा है, तो उनके भी जल को बांटा गया और सतलुज नदी के भी जल का बंटवारा किया गया। तो वैसी स्थिति में राजस्थान को, फिर वहां पर जम्मू कश्मीर को, पंजाब को और हरियाणा को सबके हिस्से निर्धारित किए गए। अब पंजाब को अपना हिस्सा मिल गया, राजस्थान को अपना हिस्सा मिल गया, और वहां पर जम्मू कश्मीर को भी अपना हिस्सा क्या हुआ, जल का मिल गया। लेकिन जो हरियाणा का अपना जल का हिस्सा है वो उसे अभी तक नहीं मिला। यह विवाद उसी को लेकर के है और हरियाणा बार बार मांग करता है कि हमारे हिस्से का जल हमको मिलना चाहिए। तो 1981 में जो हिस्सा हरियाणा को नहीं मिला था, उसी हिस्से को देने के लिए 1981 में एक जो है विचार दिया गया और एक परियोजना लाई गई जिसे कहा गया सतलुज यमुना लिंक नहर कहा गया। और इसी लिंक नहर का, चूंकि ये पंजाब और हरियाणा दो राज्यों के मध्य में है, इसीलिए यह विवाद देखा जाए तो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के दो राज्यों के बीच में है। तो ये आपका पहला प्रश्न था, और पहले प्रश्न का जो आपका टॉपिक है वहां पर सतलुज यमुना लिंक नहर, इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से देखिएगा। और यहां पर इसका जो आपका आंसर जो सही होगा इस प्रश्न का, वो आपका ऑप्शन डी है। केवल 1 और 3 सही है, बाकी जो दूसरा सिद्धांत, जो दूसरा ऑप्शन है इसका, जिसमें रिपेरियन सिद्धांत पंजाब मानने की बात कर रहा है, उसे क्या कर रहा है पंजाब, बार बार इग्नोर कर रहा है, कह रहा है कि नहीं हम उस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें निम्नांकित कूटों में से सत्य कूट का चयन कीजिए।
जो पहला कूट है इसका, जो पहला कथन आपका ध्यान दीजिएगा, नमत बसई कार्यक्रम आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने एवं ऑनलाइन कक्षाओं में बनाए रखने का सबसे सफल कार्यक्रम है। दूसरा कथन, समग्र शिक्षा केरल एसएसके, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए और शिक्षक शिक्षा टीई का एक सम्मिलित रूप है। थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका, समग्र शिक्षा केरल एसएसके में अट्टापदी घाटी की 3 जनजातियों इरुला, मुदगा, कुरुम्बा जनजातियों को यूट्यूब चैनल से कक्षाएं दी जा रही हैं। फोर्थ ऑप्शन है, कुरुम्बा जनजाति द्रविड़ भाषी एवं पश्चिमी घाट की प्रारंभिक ज्ञात निवासी है। अब आपके पास ये 4 स्टेटमेंट हैं और इन्हीं चारों स्टेटमेंट्स में से आपको जो आपका राइट स्टेटमेंट है आपको उसी का सिलेक्शन करना है जो आपका करेक्ट है। तो कूट आपके पास है, पहला जो आपका है ऑप्शन ए 1 और 4 सही, ऑप्शन बी में 1 2 3 4 मतलब चारों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन में आते हैं तो 1 3 और 4 सही, और डी ऑप्शन आते हैं तो केवल 1 सही। तो इस प्रश्न का जो जवाब है, जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन सही हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहां पर ये नमद बसई के बारे में, जो पहला स्टेटमेंट है। जब पहले स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहां पर आइएगा, देखिए जो प्रश्न आपका है पहला स्टेटमेंट, वहां पर आप पढ़ते हैं नमत बसई कार्यक्रम। जब हम बात करते हैं नमत बसई कार्यक्रम के बारे में, ये स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये केरल में आइएगा तो जो आदिवासी हैं केरल के, उनके बच्चों को उनकी ही मातृभाषा में शिक्षित करने का एक कार्यक्रम चलाया है केरल सरकार ने। और यह जो आपका कार्यक्रम चला है, ध्यान दीजिएगा, केरल में आते हैं तो आपका एक प्रोग्राम केरला गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है जिसका नाम है समग्र शिक्षा केरल। कार्यक्रम का एक जो है चलाया गया है केरला में समग्र शिक्षा केरल के नाम से, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं SSK। तो नमत बसई कार्यक्रम समग्र शिक्षा केरल के अंतर्गत एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो जनजाति हैं वहां की, उनको उनकी मातृभाषा में ही क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए, ठीक। लेकिन ये जो शिक्षा होगी ये पूर्णतः कैसी है, ऑनलाइन है, और उन बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही ऑनलाइन शिक्षा YouTube चैनलों के माध्यम से दी जा रही है। अब ये जो YouTube चैनलों के माध्यम से उनको शिक्षा दी जा रही है, तो ये देखा गया कि ऐसे बच्चे, अर्थात जो जनजातीय पर आपके बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वहां पर, जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे हैं वहां पर, उनका जो है इस प्रकार के कार्यक्रम में या शैक्षिक प्रोग्राम में सहभागिता ज्यादा मिली। अर्थात ये जो नमत बसई कार्यक्रम है जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने में एक तरीके से सफल रहा। इसलिए यह प्रोग्राम, अभी ये पिछले साल के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा ये चर्चा में भी रहा नमत बसई कार्यक्रम। अब यहां पर आते हैं, हम बात करते हैं समग्र शिक्षा केरल के बारे में। जो समग्र शिक्षा केरल आपका है, यहां पर आते हैं तो यह है आपका सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा का एक सम्मिलित रूप है। दूसरे पर अगर बात करते हैं तो ये जो नमत बसई कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत 3 जनजातियां आप पढ़ते हैं जो कि आपको केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में मिलेंगी, और वो आपकी हैं इरुला, मुदगा और कुरुम्बा। ये 3 जनजातियां ऐसी हैं जो कि आपको केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 3 में मिलती हैं। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं इरुला जनजाति के बारे में। जो इरुला जनजाति है, एक तरीके से बात करिएगा, इरुला जनजाति, इरुला जनजाति, ये जनजाति अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक द्रविड़ भाषी जनजाति है। पहली बात, द्रविड़ भाषी जनजाति होने के साथ साथ में ये केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में पाई जाती है, ठीक।
और जो आपका नीलगिरी वाला क्षेत्र है, केरल और तमिलनाडु के जो बॉर्डर पर आपका नीलगिरी वाला क्षेत्र है, वहीं पर आपको यह जनजाति मिलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो उसी नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों के एक तरीके से कहिएगा संक्रमण क्षेत्र में आपको एक घाटी मिलती है। ठीक, वो आपकी जो घाटी है उसे हम लोग कहते हैं अट्टापद्दी। अट्टापदी घाटी, ये आपको घाटी मिलेगी नीलगिरी के पहाड़ी पर, दक्षिण भारत में जाइएगा और तीन राज्यों के बीच में, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बीच में, इसी घाटी में ये तीनों जनजातियां रहती हैं। इरुला भी रहती यहीं पर ही, और आपकी कुरुम्बा भी रहती यहीं पर ही, और मुदुगा भी यहीं पर रहती है। इन्हीं तीनों जनजातियों से संबंधित है यह कार्यक्रम आपका नमद बसई कार्यक्रम, जो कि समग्र शिक्षा केरल कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है। बात हम लोग कर रहे थे इरुला जनजाति के बारे में। एक द्रविड़ भाषी जनजाति है। द्रविड़ भाषी जनजाति होने के साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, यह तमिलनाडु और केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है। हम बात करते हैं दूसरी जनजाति के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं मुदुगा। मुदगा जनजाति। ये जो मुदगा जनजाति है, ये भी इसी अट्टापद्दी घाटी में ही रहती है। और ध्यान दीजिएगा, लगभग यह इस जनजाति की अगर पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं तो लगभग 3000 है। ज्यादा संख्या इनकी बची नहीं है, बहुत कम संख्या है, 3000 के आसपास। और ध्यान दीजिएगा, ये केरल के आते हैं, तो जो आप पढ़ते हैं वहां पर पलक्कड़ या पालघाट जो दर्रा पढ़ते हैं, वहीं के आसपास आपको ये मिलता है। ये जो आपकी घाटी है पलक्कड़ पास के आसपास आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपके पलक्कड़ जिले में ही मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, यह अगर हम बात करें तो केरल और तमिलनाडु इन दो राज्यों में मिलेगी ये भी। अगली हम लोग बात करते हैं, यहीं पर ही बात करेंगे हम लोग कुरुम्बा। कुरुम्बा जनजाति, यह जनजाति भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में मिलती है। लेकिन कुरुम्बा जनजाति के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर अगर हम जब बात करते हैं ज्ञात निवासी जो सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर किसी से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर मुलाकात हुई तो एक तरीके से किससे हुई? कुरुम्बा जनजाति से। एक तरीके से प्राचीनतम जनजाति है। पश्चिमी घाट के बारे में जब हमें जानकारियां हुई, जब हमने वहां पर रिसर्च किया, तो उस घाटी के या उस पहाड़ी पर पाए जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, कुरुम्बा जनजाति के लोग। ये भी लोग भी जो अगर हम बात करते हैं तो ये आपके संविधान की 9वीं अनुसूची के जो है सूचीबद्ध जनजाति आते हैं, ये भी सूचीबद्ध है, ठीक। और साथ ही साथ इनके बारे में भी एक बातें महत्वपूर्ण ये भी हैं कि ये लोग भी जो है आपके जो है द्रविड़ समुदाय के लोग हैं, द्रविड़ भाषी लोग हैं ये वाले भी लोग। और ये लोग जो है क्या करते हैं, जंगलों से छोटे मोटे आपके वनोपज इकट्ठा करते हैं। तो सीधी सी बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमने बात किया आपसे नमद बसई कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्र में, ठीक है ना, एक तरीके से आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब चैनलों के माध्यम से दी जा रही है, जिसमें इनकी उपस्थिति सर्वाधिक है। इसलिए ये एक सफल कार्यक्रम है। और ये जो कार्यक्रम है चलाया गया समग्र शिक्षा केरल कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कि वहां पर आते हैं हम लोग तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अभियान के का एक क्या है, सम्मिलित रूप है। और ध्यान दीजिएगा, समग्र शिक्षा कार्यक्रम में इसी अट्टापद्दी घाटी में पाई जाने वाली इरुला, मुदगा और कुरुम्बा जनजातियां, जो कि ये तीनों द्रविड़ भाषी जनजाति हैं, इनके लिए, ये इनके उत्थान के लिए या इनके सामाजिक विकास के लिए या इनमें शैक्षिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आपका चलाया जा रहा है। क्लियर हुआ यहां पर। और लास्ट जो स्टेटमेंट था यहां पर, कुरुम्बा जनजाति द्रविड़ भाषी एवं पश्चिमी घाट के प्रारंभिक ज्ञात निवासी हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज आपको जब हमारा लेक्चर ये शुरू होगा या शुरू हुआ है तो वहां पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चंस को भी आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी करते जाइए, और साथ साथ में आप उन टॉपिक्स को खुद से भी अगर आप देखना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं।
देखिए चले, चल रहा है, एडिट कर लोगे इसको? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जो पहला स्टेटमेंट इसका है, थुम्बी महोत्सव 2020 का आयोजन केरल में किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, थुम्बी महोत्सव का शुभंकर, ठीक है ना, पंतलू है। तीसरे पर आते हैं, थर्ड पे, 2018 से ड्रैगन फ्लाइज कीटों को समर्पित यह महोत्सव उनके संरक्षण और महत्व के बारे में जागरूकता का निर्माण करता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, ड्रैगन फ्लाई एक हवाई कीट शिकारी है जो कि खारे पानी के पर्यावास में पाया जाता है और स्वास्थ्य पर्यावरण या स्वस्थ पर्यावरण या पारितंत्र में जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है। तो ये आपके सामने जो है इनमें से 4 स्टेटमेंट हैं। आपको जो फॉल्स है आपको उसको सिलेक्ट करना है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो ये आपके पास पहला स्टेटमेंट आपका केवल 3 सही, केवल दूसरा बी ऑप्शन केवल 1 सही, सी ऑप्शन पर आते हैं केवल 2 और 3 सही, और डी ऑप्शन पर आते हैं तो केवल 4 सही। ध्यान दीजिएगा, जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ड्रैगन फ्लाई एक हवाई शिकारी कीट है जो कि खारे पानी के पर्यावास में पाया जाता है। तो जो खारा पानी है आपका सलाइन वाटर, वहां पर नहीं, बल्कि ये मीठे पानी के पर्यावास या पर्यावरणीय क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात फ्रेश वाटर लेक वाले एरियाज में पाया जाता है। ठीक, और ये आपके कीट स्वास्थ्य परितंत्र के जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है। आते हम लोग बात कर रहे हैं जिस प्रश्न के बारे में, वो आपका है थुम्बी महोत्सव। थुम्बी महोत्सव 2020। ध्यान दीजिएगा, ये जो महोत्सव है अभी ये हुआ नहीं, लेकिन इसका जो वेन्यू है कि ये होगा कहां पर, ये निर्धारित कर दिया गया है। और वो जो निर्धारित हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ है केरला में। केरल में यह महोत्सव पहली बार आयोजित होगा। और ध्यान दीजिएगा, यह जो महोत्सव है यह होगा आपका WWF इंडिया, है ना, और सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और तथा थुम्बीपुरम, एक तरीके से थुम्बीपुरनम आपकी केरला में एक जगह है, थुम्बीपुरनम केरला में एक जगह है वो, और एक है आपका सोसाइटी फॉर ओडोनेट, और तीसरा है आपका WWF इंडिया। ठीक, अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की जो ब्रांच आपकी इंडिया है, ये तीनों आपस में मिलकर के थुम्बी महोत्सव 2020 का आयोजन केरला में करने जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे पर हम लोग बात करते हैं, इस जो महोत्सव का शुभंकर है, मतलब जो लोगो है इसका, वो आपका रखा गया है पंतलू, है ना। ठीक, अगले पर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि 2018 से ड्रैगन फ्लाइज कीटों को समर्पित यह महोत्सव उनके संरक्षण महत्व के बारे में जागरूकता का निर्माण करता है। थुम्बी महोत्सव के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, चूंकि ये ड्रैगन फ्लाइज को लेकर के है। ड्रैगन फ्लाइज आप अक्सर तरीके से आप देखते हैं ऐसे कीट होते हैं कि जो कि तितली नुमा होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो आपके ऐसे कीट जो कि हानिकारक होते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए और फसलों के लिए, ये उन्हीं कीटों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आप बात करिए मच्छर, ठीक है ना, तो ये जो मच्छर हैं इनको क्या करते हैं, अपना शिकार बनाते हैं। तो जाहिर सी बात इनसे ये है कि ऐसे कीटों से मानव की भी रक्षा होती है और फसलों की भी क्या होती है, रक्षा होती है। तो एक तरीके से क्या है, ये मानव मित्र हैं या एक तरीके से क्या है, फसल मित्र कीट हैं। इन कीटों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इन्हीं ड्रैगन फ्लाइज को लेकर के लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी थुम्बी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और भी अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पर ही ड्रैगन फ्लाइज महोत्सव के बारे में, तो सबसे पहले अगर इस महोत्सव की शुरुआत जो हुई है वो हुई 2018 से ही। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वाले में। और बात करते हैं हम लोग ड्रैगन फ्लाइज के बारे में। यह एक शिकारी कीट है और साथ साथ में दुनिया भर में ये जो है मीठे पानी वाले जो आपके क्षेत्र पाए जाते हैं वहीं पर आपको ये मिलेगा। तीसरे पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ड्रैगन फ्लाइज की जब गणना की गई तो दिल्ली में कुल इनकी 27 प्रजातियां हैं, जिनमें भी अगर हम देखते हैं तो जो 5 हैं, उन दिल्ली की 27 प्रजातियों में जो 5 हैं वो दुर्लभ प्रजाति की
पाई जाती हैं। क्लियर हुआ यहां पर? तो ये आपका था थुम्बी महोत्सव 2020 के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप आइए तो आपको 4 स्टेटमेंट मिलेंगे। सिसिली द्वीप के निकट स्थित माउंट सिनाबंग एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सेकेंड ऑप्शन है एशियाई चीता IUCN की रेड डाटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त जीव के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक। तीसरा ऑप्शन है हरित पथ NHAI, हरित पथ NHAI का एक मोबाइल ऐप है जो ग्रीन हाईवे निर्माण को बढ़ावा देता है। चौथा है भात भूत परियोजना, भाद भूत परियोजना कल्पसर परियोजना का हिस्सा है जो कि तटीय क्षेत्र में मीठे पानी के जलाशयों के निर्माण से संबंधित है। ये आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं और जो कूट दिया गया है उसमें यह कहा गया है स्टेटमेंट सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट जो आपका पहला ऑप्शन है ए केवल 1 और 4 सही, बी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही, सी ऑप्शन 2, 3 और 4 सही, डी ऑप्शन 1 और 2 सही। तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं सिसिली द्वीप के निकट स्थित माउंट सिनाबंग एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, यह गलत है। यहां पर आइएगा तो माउंट सिनाबंग एक सुसुप्त ज्वालामुखी है जो कि अभी 200 वर्षों के बाद लगभग उसमें फिर से एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है और ये आपको मिलेगा इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वहां पर मिलेगा, ना कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के सिसिली द्वीप पर मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो जो आपके पास विकल्प है उत्तरों का उसमें सी ऑप्शन पर आइए, 2, 3 और 4 ये सही हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे माउंट सिनाबंग के बारे में। देखिए जो पहला ऑप्शन है आपका माउंट सिनाबंग, माउंट सिनाबंग, माउंट सिनाबंग हम आते हैं तो जो इसका लोकेशन है हम लोग बात करेंगे इंडोनेशिया का जो आपका सुमात्रा द्वीप है आपको वहां पर मिलेगा और लगभग ये समझिए 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद ये शांत पड़ा था, अचानक से इसमें क्या होने लगा, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इसलिए ये चर्चा में था। हम जब बात करते हैं माउंट सिनाबंग के बारे में तो जो आप पढ़ते हैं रिंग ऑफ फायर है ना, अग्नि वलय या परिप्रशांत पेटी का जो आप पढ़ते हैं, मतलब प्रशांत महासागर के चारों तरफ की जो आपकी पेटी है, बेल्ट है, ये आपको उसी पर मिलता है। तो आपके पास स्टेटमेंट क्या क्या हो गए यहां पर? पहली बात, अगर देश के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा इंडोनेशिया, द्वीप के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा सुमात्रा द्वीप पर। तीसरी बात हम लोग बात करते हैं तो ये कैसा है, एक तरीके से सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना, जो कि 400 वर्षों के बाद फिर से जागा हुआ है। ठीक, ये 3 स्टेटमेंट हो गए। अगले पर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय पर स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट आपका हो गया यहीं पर। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा अभिसारी प्लेट सीमा पर स्थित है, अर्थात कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर आपको यह स्थित मिलेगा, इसलिए यह चर्चा में रहा। अगले पर हम लोग आते हैं माउंट सिनाबंग के बाद अगर हम लोग बात करें, जो स्टेटमेंट है आपका एशियाई चीता IUCN की रेड डाटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त जीव के रूप में सूचीबद्ध है। ध्यान दीजिएगा यहां पर जब संकटग्रस्त बात करते हैं हम लोग तो हम लोग कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। रेड डाटा बुक अलग अलग जीवों के लिए एक अलग अलग एक सूचीबद्ध एक बुक बनाती, किताब बनाती है, जिसमें उन जीवों की संख्या और उनके पर्यावरण में उनकी आवासीय स्थिति
के आधार पर उनके जो है वर्तमान स्थितियों को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है, अर्थात ये सुरक्षित हैं कि नहीं है या इनके सुरक्षा का स्तर क्या है। तो जब हम देखते हैं तो जो आपके एशियाई आपके टाइगर्स हैं, है ना, एशियन जो टाइगर्स हैं, ये आपके IUCN की रेड डाटा बुक में किस में आते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। अब बात करते हैं कि ये टॉपिक आपका उठता कहां पर है। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक इसलिए उठता है कि जब आप अफ्रीका जाइएगा, अफ्रीका महाद्वीप में, है ना, तो जो आपका दक्षिण अफ्रीका है वहां पर आपको एक मिलेगा जो है, एक आपको चीता सेंटर मिलेगा। उस सेंटर का नाम है आन वान डाइक, आन वान डाइक चीता सेंटर। ये आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका में। कहां मिलेगा ये, अफ्रीका महाद्वीप के साउथ अफ्रीका देश में। ध्यान दीजिएगा, इस आपके चीता सेंटर से दो आपके, मतलब ये भी एक तरीके से बात करिएगा तो इस अफ्रीकन आपके जो टाइगर्स हैं ये भी आपके जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। तो वहां से जो है कुछ चीतों को या दो चीतों को वहां से कहां लाया गया, जो आपका कर्नाटका पर आइएगा तो वहां पर जो मैसूर का एक चिड़ियाघर है वहां पर लाया गया। मैसूर के चिड़ियाघर में भी एशियाई चीतों को पाला गया है। तो चूंकि अफ्रीका के इन शेरों का मतलब चीतों के और जो है एशियाई चीतों की जो संख्या है उनको बढ़ाने के लिए वहां से चीतों कहां लाया गया, मैसूर के चिड़ियाघर में लाया गया। तो ये मुद्दा आपका यहीं से उठता है और वहीं से एक बात आपका टॉपिक भी निकलता है, आपका जो एशियाई चीता होता है वो किसमें है, IUCN की रेड डाटा बुक में नॉमिनेट किया गया, उसका नाम उसमें सूची में लिखा गया है। और यह मुद्दा उठता इसलिए है क्योंकि अफ्रीका के आनवान डाइक चीता सेंटर, ठीक है ना, यहां से जो है चीतों कहां लाया गया, मैसूर के एक तरीके से जो मैसूर का चिड़ियाघर है वहां पर लाया गया। और आगे चलते हैं, जो थर्ड ऑप्शन है, बात करते हैं हम लोग वहां पर हरित पाथ के बारे में। जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं आप वहां पर, तो वहां पर लिखा गया है हरित पथ। थर्ड ऑप्शन भी सही है, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें है। हरित पथ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं एक तरीके से, तो राष्ट्रीय राज्य जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर वृक्षारोपण को लेकर के NHAI, ठीक है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। ठीक, ये मोबाइल ऐप जिन जिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण हुए हैं या होते जा रहे हैं, यह क्या करता है, उनको दिखलाता है। तो एक तरीके से हम क्या कहेंगे कि जो आपका वहां पर एक तरीके से वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम को हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से। तो यह NHI है ना, NHAI का एक तरीके से क्या है, मोबाइल ऐप है, जिसे हम लोग ग्रीन हाईवे के निर्माण के लिए क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाईवे के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हम इसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। यही आपका हुआ। और ध्यान दीजिएगा, इस ऐप का उद्देश्य क्या है, इस ऐप के उद्देश्य ये है कि NHI प्रयास ये कर रहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए। क्लियर। और आगे देखते हैं, जो आप फोर्थ आप ऑप्शन देखिएगा, वहां पर एक परियोजना के बारे में बात किया गया है, भात भूत परियोजना। जब भात भूत परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो जो फोर्थ ऑप्शन है जहां पर आप पढ़ रहे हैं कि भात भूत परियोजना कल्पसर परियोजना का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। और जो तटीय क्षेत्रों में मीठे पानी के जलाशयों के निर्माण से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही है। भात भूत परियोजना आपके गुजरात में आइएगा तो नर्मदा नदी के मुहाने पर खंभात की खाड़ी के निकट स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य यह है, इस परियोजना का ध्यान दिया, अभी ये किया नहीं गया भात भूत परियोजना, यहां पर एक निविदा निकाली गई थी केंद्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इस निविदा को जो प्राप्त करने वाला जो आपका है ना, या उस अनुबंध को किसने प्राप्त किया है, गुजरात सरकार ने। इस आपकी परियोजना का उद्देश्य क्या है कि नर्मदा नदी का जो मीठा जल है, जो फ्रेश वाटर है, जो कि कहां जा रहा है, खंभात की खाड़ी में, जिसको हमको यूज करना चाहिए, चूंकि अब जाकर कहां मिल जाएगा, वो सागर में मिलेगा। सागर का जल कैसा होता है, खारा होता है। तो चूंकि अब मानव की जरूरतें किसकी हैं,
मीठे पानी के जल से पूरी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में बजाय नदी का जल कहां चला जाए, खंभात की खाड़ी में, उस नदी के जल को मुहाने के पास ही रोक करके क्या किया जाएगा, उसका एक आपका एक रिजर्व तैयार कर लिया जाएगा, डैम टाइप का पूरी झील तैयार कर ली जाएगी। और फिर उसी जल का क्या किया जाएगा, अलग अलग उद्योगों और मानव के आवास या उनके कार्यों में क्या किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार एक ताजे पानी को जो है यूज करने का या ताजे पानी के उपयोग की एक परियोजना थी आपकी कल्पसर परियोजना। और उसी परियोजना के अंतर्गत एक तरीके से भात भूत परियोजना भी जो है लाई गई, जिसका अनुबंध गुजरात सरकार को मिला। और यह आपकी परियोजना नर्मदा नदी के मुहाने पर खंभात की खाड़ी का जो आपका तटीय क्षेत्र है वहीं पर स्थापित किए जाने का इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। और इसको आपकी जो है इसका अनुबंध भी गुजरात गवर्नमेंट को वहीं पर मिला हुआ है। तो ये आपका हो गया। तो ये आपका ये फोर्थ ऑप्शन भी सही है। अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर भी हम लोग देखते हैं आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं। एक आते हैं, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है MIKE माइक हाथियों के अवैध हत्या की निगरानी करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है। बिल्कुल सही है। सुरक्षा, ठीक, SURAKHSYA सुरक्षा मानव हाथी टकराव को रोकने हेतु एक राष्ट्रीय पोर्टल है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। और तीसरे पर आते हैं हम लोग, एशियाई हाथी IUCN की रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय इंडेंजर्ड प्राणी के रूप में सूचीबद्ध है। यह भी सही है। तो अब ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं और इन तीनों ऑप्शन अगर सही है तो जो आपका डी ऑप्शन है सभी सत्य हैं, ये सही है, ठीक। हम आते हैं इसमें, हम बात कर रहे हैं यहां पर एक टॉपिक आपका था जिसमें आप पढ़ते हैं करंट ओरिएंटेड में, जहां से ज्योग्राफी का आपका टॉपिक जुड़ रहा है, मानव हाथी संघर्ष के कारण और संरक्षण संबंधी दिशा निर्देश। तो ध्यान दीजिएगा, इसी में ही इस बात की चर्चा की गई है और हम यहीं पर पढ़ते हैं माइक के बारे में। जब हम लोग माइक के बारे में पढ़ते हैं तो जो माइक आपका है यहां पर ध्यान दीजिएगा, माइक का जो है फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। बात ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि 1997 में COP10 के अंतर्गत इसको अपनाया गया, जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन CITES है ना, साइट्स की संकल्पना 10.10 के द्वारा की गई थी। ये पहला ध्यान दीजिएगा इसमें। और आगे चलते हैं हम लोग, एक तरीके से अगर हम लोग बात करते, जो माइक है एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है जो कि हाथियों के मृत्यु दर के स्तर और रुझानों और कारणों क्या करता है, ये माइक मापता है। दूसरे पर चलते हैं हम लोग, इसी माइक के सूचना के आधार का उपयोग एशिया और अफ्रीका में हाथियों के संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय निर्णय लेने के लिए किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इस माइक प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करते हैं तो कुल 28 ऐसे साइट हैं, 28 साइट्स ऐसे हैं जहां पर जो है ये सभी 28 साइट्स ऐसे हैं जहां पर इन हाथियों के संरक्षण और उनके संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों क्या किया जा रहा है, वहां पर लागू किया जा रहा है। और ये जो 28 आपके साइट्स हैं ये पूरी दुनिया में 13 देशों में हैं। और विशेष करके हम लोग बात करते हैं तो अधिकांश साइट आपको कहां मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में। और इन 28 साइटों में से 10 साइटें केवल अकेले भारत में ही आपको मिलती हैं। तो एक तरीके से फिर से हम लोग बात करेंगे, जो आप माइक आप पढ़ रहे हैं माइक के बारे में, तो माइक आपका है हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्या है, एक प्रोग्राम है। दूसरी हम लोग बात करते हैं, हम लोग कह रहे हैं जो दूसरा ऑप्शन है आपका जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सुरक्षा, SURAKSH
SYA, सुरक्षा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सुरक्षा है, सुरक्षा भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया है ऑनलाइन। ठीक है ना, एक राष्ट्रीय पोर्टल है और जिसमें मानव हाथी टकराव को रोकने के हेतु वास्तविक समय में जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव को, है ना, क्या करने, समाप्त करने के लिए एक आंकड़ा संग्रह प्रोटोकॉल और डाटा ट्रांसमिशन तथा डाटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में मदद करेगा। जान लीजिए यहां पर एक बात हम कहें कि जैसे अगर किसी भी क्षेत्र से इन हाथियों का कोई भी एक झुंड वहां से अगर वो माइग्रेट करता है और मानव की बस्तियों के आसपास वो पहुंचता है, तो जो सूचना है वो मानव की बस्तियों तक पहुंचा देने की है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में मानव और हाथियों के बीच में जो टकराव है वो नहीं होगा। तो एक तरीके से जो राष्ट्रीय पोर्टल है, अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि इसी पोर्टल के माध्यम से हाथियों की हम क्या कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से ट्रैकिंग के लिए बनाया गया ये पोर्टल है जो कि मानव और हाथियों के बीच क्या करेगा, टकराव को कम करेगा। फोर्थ, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, हाथी एशियाई हाथी IUCN की रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय इंडेंजर्ड प्राणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ये भी है। और इसी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें दो चीजें आप और भी ध्यान दीजिएगा। एक हम लोग पढ़ते हैं भारत में हाथी परियोजना। हाथी परियोजना में आते हैं तो भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई। ठीक, और ये एक ऐसा है, केंद्र के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है जिसमें उद्देश्य क्या है कि हाथियों के आवास की रक्षा करना, मानव पशु संघर्ष की समस्याओं को हल करना तथा पालतू हाथियों का कल्याण करना। यह भी आपका टॉपिक इसलिए करंट जुड़ता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले या कोरोना कालखंड के दौरान आप लोगों ने सुना होगा कि केरला में एक आपकी जो आपकी हाथी थी, जो कि क्या थी, वो गर्भस्थ थी, तो उसका क्या हो गया था, पानी में डूबने से उसकी डेथ हो गई थी। तो काफी कुछ वहां पर मीडिया में बहुत दिन तक ये चर्चा भी रही। तो ये आपका टॉपिक वहां से जाके जुड़ता है, करंट ओरिएंटेड से। और दूसरी बात इसी में बात करते हैं हम लोग, एक बात करते हैं कॉरिडोर की। हाथियों के जो है, जब ये हाथी चलते थे, झुंड में चलते हैं, तो इनके लिए गलियारा बनाने की बात चल रही है ना, एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है जिसे हम लोग कहते हैं हाथी गलियारा, जिसमें हाथी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो इसमें भारत में आते हैं तो एक हाथी परियोजना, दूसरी कॉरिडोर और तीसरी आते हैं तो सुरक्षा। ये किया गया है, ये तीन आपके प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और बात करते हैं हम लोग, तो जो आपका हाथी है एक तरीके से ये क्या है, भारत का विरासत पशु है ना, हेरिटेज एनिमल भी डिक्लेयर किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं, प्रतिवर्ष जो आपका 12 अगस्त है, 12 अगस्त को हम लोग विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं, है ना। तो ये आपका जो है जुड़ा हुआ है मानव हाथी संघर्ष एवं कारणों से संघर्ष संरक्षण संबंधी दिशा निर्देश। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर आते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला जो आपका स्टेटमेंट है, पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व पक्के और भारेली नदियों के मध्य स्थित है। बिल्ली परिवार की 3 बड़ी प्रजातियां, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ का यह निवास स्थान है। सही है स्टेटमेंट ये पहला। अरुणाचल प्रदेश की कमलांग नदी की घाटी में स्थित कमलांग टाइगर रिजर्व में IUCN की लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक का यह प्राकृतिक आवास है ना। जो हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर जो टाइगर आपके है ना, जो कि एक तरीके से लुप्त प्राय इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसका एक तरीके से क्या है, ये लुप्त प्राय आपका जो है वो जो प्रजाति उसका क्या है, ये आवास है। सेकंड ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरे पर आते हैं, असम के पापुम आरक्षित वन और पक्के टाइगर रिजर्व वनों की अवैध कटाई और निर्जातीय संघर्ष का केंद्र है। जो यहां पर आप पढ़ रहे तीसरा ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट, ये गलत है। जब हम बात करते हैं असम के पापुम आरक्षित वन और पक्के टाइगर रिजर्व, तो जो आप पापुम आरक्षित वन पढ़ रहे हैं, पापुम फॉरेस्ट रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व,
ये जो आप पढ़ते हैं ये दोनों आपको मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहां मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, असम नहीं अरुणाचल प्रदेश में होगा। बाकी की बातें सही हैं। वनों की अवैध कटाई और निर्जातीय संघर्ष का यह सेंटर है। यहां पर अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती जिनके बीच में लड़ाइयां होती रहती हैं और यहां पर जंगलों की अवैध कटाई भी हो रही है खूब, इसलिए यह चर्चा में रहा। ठीक। और फोर्थ ऑप्शन आते हैं हॉर्नबिल, जो कि वन इंजीनियर या जंगल के किसान के रूप में संदर्भित है। उष्णकटिबंधीय वृक्षों के बीजों को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन भी सही है। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी सारे जो चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में केवल थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, जो कि आपका होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के पापुम आरक्षित वन और पक्के टाइगर रिजर्व वनों की अवैध कटाई और निर्जातीय संघर्ष का केंद्र है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये आपके 3 ऑप्शन सही हैं। पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा गलत है। तो इसके हिसाब से अगर हम असत्य कथन की चयन करते हैं तो आपका स्टेटमेंट थर्ड ओनली जो आपका सी वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन ही आपका सही है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। कुछ चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, जैसे इस स्टेटमेंट को आपने पढ़ा तो पहली चीज ये देखिएगा, पापुम आरक्षित वन, पापुम फॉरेस्ट रिजर्व, ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। और साथ ही साथ यहीं पर आइएगा तो पक्के, जिसे हम लोग कहते हैं पखुई टाइगर रिजर्व, पढ़ते हैं आप लोग, कुछ दिमाग में आ गया होगा, पक्के को ही पखुई टाइगर रिजर्व कहा जाता है। ठीक। और ये दोनों आपको मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहां मिलते हैं? ये दोनों आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। और एक बात करेंगे हम लोग पापुम आरक्षित वन के बारे में। हम बात करते हैं यहीं पर ही, तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर में आइएगा तो ईटानगर में भी आपको वन्य जीव अभ्यारण्य मिलता है। ये दोनों आपको पास पास में मिलते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं जो आपका पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व, ये भी आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, जिसे हम लोग पखुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पखुई, पक्के और भारेली, ये 2 नदियां हैं। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में आपको यह टाइगर रिजर्व मिलता है। और एक बात यहीं पर ही बात ध्यान दीजिएगा, चूंकि यह नदियां इसलिए पूछा, चूंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है धीरे धीरे वो चीजों के बारे में जानना चाहता है। ये दोनों आपके जो रिजर्व क्षेत्र हैं, यहां पर आइएगा तो आपको आईयूसीएन की एक आपको रिजर्व आपको प्रजाति मिलती है। एक तरीके से कहिएगा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और बिल्ली प्रजाति की 3 आपकी प्रजातियां, ठीक, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ, ये तीनों आपको एक साथ में मिलते हैं। और उनमें से एक प्रजाति जो कि आपकी रेड डाटा बुक में आइएगा तो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है, वो भी कहां मिलती है? आपकी इसी वाले हिस्से में मिलती है। ध्यान दीजिए, जहां पर पक्के टाइगर रिजर्व है, आपको यहीं पर एक टाइगर रिजर्व और मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं कमलांग। क्या कहते हैं? कमलांग टाइगर रिजर्व। जो कमलांग टाइगर रिजर्व है, ये एक कमलांग नदी बहती है अरुणाचल प्रदेश में, उसी नदी की घाटी में आपको ये टाइगर रिजर्व मिलेगा, कमलांग टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे। ध्यान दीजिए, यहीं पर ही कमलांग टाइगर रिजर्व। फिर यहीं पर आते हैं हम लोग, एक और पढ़ते हैं नमेरी टाइगर रिजर्व। नमेरी टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पर मिलेगा, लेकिन वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के आसपास है, लेकिन नमेरी आपको मिलेगा असम में, और कमलांग आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के और पापुम ये दोनों भी आपको कहां मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है? आपस में ये सब जुड़े हुए हैं, जहां पर आपको नदियां बह रही हैं, पक्के नदी, भारेली नदी और कमलांग नदियां बह रही हैं। ठीक। और इन्हीं आपके रिजर्व वाले क्षेत्रों में आते हैं तो बिल्ली की 3 प्रजातियां आपको मिलती हैं, बंगाल टाइगर, ठीक, और आगे बढ़ते हैं यहीं पर ही, बंगाल टाइगर हुआ आपका जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं वहां पर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ। तो ये आपका हुआ। आप आते हैं, सीधे आ जाइए आप जो है फोर्थ ऑप्शन पहुंचिए। फोर्थ ऑप्शन पहुंचते हैं तो जहां पर आपका लिखा हुआ है हार्नबिल,
एक तरीके से अगर हम लोग हार्नबिल के बारे में बात करते हैं तो एक रंगीन पक्षी होता है जो कि क्या करता है, जो जंगलों में जो फल होते हैं उनको खाता है। और ऐसे पक्षियां आपको उष्णकटिबंधीय वन वाले क्षेत्रों में मिलता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन जो सदाबहारी वनस्पतियां होती हैं आपको वहीं पर मिलते हैं। इनकी कई प्रजातियां होती हैं जो कि अलग अलग होती हैं। तो ये जो आपका जब इन जंगलों को काटा जा रहा है, इन वाले क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जो जंगलों को काटा जा रहा है, जो इनका आवास की समस्या उत्पन्न हुई है, तो एक तरीके से उत्तर पूर्व भारत में आइएगा तो हार्नबिल संकट भी उत्पन्न हुआ है। और वहीं पर अगर हम वो बात करते हैं हार्नबिल के बारे में, तो इन्हें जो है, इन्हीं हार्नबिल को जैसे कि फोर्थ ऑप्शन में आप देख रहे हैं, वन का इंजीनियर या जंगल के किसान के रूप में भी कहा था। क्यों? क्योंकि जो बीज होता है इन पौधों का, जब इनके फलों को ये खाते हैं क्या करते हैं, बीज को ले जाके दूसरी जगह क्या करते हैं, उसको बीट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी क्या होता है, वो पौधे अपने आप ही उगने लगते हैं इनके बीज से। तो क्या करते हैं, उन पौधों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में इन हार्नबिलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इनका अस्तित्व संकट में इसलिए है क्योंकि पापुम आरक्षित वन और पक्के टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्रों में अगर आप आइए तो यहाँ पर निर्जातीय संघर्ष और अवैध वनों की कटाई भी खूब हो रही है। इस वजह से इनकी एक आवासीय समस्या उत्पन्न हुई है। तो ये आपका था करंट से सेक्शन जो जुड़ रहा है आपका, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं तो एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना IIMP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। तो पहला जो ऑप्शन है, मैंग्रोव वनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है करना, ये बिल्कुल सही है। यहां पर दूसरे पर आते हैं ग्रीन द्वीप ग्रीन द्वीप या ग्रीन आइलैंड अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, ग्रीन आइलैंड इकोनॉमी का निर्माण करना, ये भी सही है। तीसरे पर आते हैं भारतीय द्वीपों पर सामाजिक पारिस्थितिकी स्थिरता को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। फोर्थ पर आते हैं द्वीपों में विकास, स्थानीय पौधों, जीव जंतुओं के संरक्षण को सुनिश्चित करना। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और ये 4 के चारों सही हैं। क्यों? एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना IIMP इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये चारों विकल्प जो है क्या हैं, सही हैं। इसलिए जो इसका बी ऑप्शन है जिसमें 1 2 3 4 ये चारों आपके सही हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एकीकृत द्वीप प्रबंधन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एकीकृत द्वीप इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम IIMP के बारे में देखें हम लोग। यदि हम लोग बात करते हैं IIMP के बारे में, इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, तो इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि भारत के जो द्वीप हैं या जो द्वीप समूह हैं, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर आकर के क्या करना, सामाजिक और पारिस्थितिकी स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायता करना है। क्लियर हुआ यहां पर। और बात ध्यान दीजिएगा, इन्हीं द्वीपों पर पाए जाने वाले जो भी आपके विकास संबंधी गतिविधियां हैं, स्थानीय पौधे हैं, जीव जंतुओं का क्या करना, संरक्षण देना और उनको बढ़ावा देने का कार्यक्रम इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अपनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में जब यहां पर आते हैं और ये सारे प्रोग्राम करते हैं तो इन्हीं द्वीपों से जुड़े हुए जो मैंग्रोव वनस्पतियों के जो क्षेत्र है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। और द्वीप को हम, आइलैंड को इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं ताकि वो ग्रीन इकोनॉमी में चेंज हो जाए। तो मतलब ग्रीन आइलैंड इकोनॉमी एक तरीके से क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट है डेवलप करने का। तीसरे पर आते हैं, नेक्स्ट पर, यहीं पर ही और एक चीज देखते हैं, यह वैज्ञानिक विकास, ग्रीन द्वीप अर्थव्यवस्था का निर्माण और द्वीप के जन समुदायों में सहयोग को इको टूरिज्म विकसित करने तथा आदिवासियों के मूल्यों के संरक्षण पर क्या देता है, ये बल देता है। तो ये हो गया आपका IIMP। और ध्यान दीजिए यहीं पर आपका एक टॉपिक और जुड़ता है, हम पढ़ते हैं यहां पर अगत्ती आइलैंड। जब अगत्ती आइलैंड आप देखिएगा तो लक्षद्वीप पहुंचिए और लक्षद्वीप पर पहुंचिएगा आप लोग कावारत्ती।
कावारत्ती के पास में आपको द्वीप मिलेगा अगत्ती। अब ये सारा मुद्दा आईआईएमपी का आया कहां से, करंट ओरिएंटेड। ध्यान दीजिएगा, एनजीटी जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसी ने क्या किया, अगत्ती द्वीप पर जो है आईआईएमपी प्रोग्राम के अंतर्गत, इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो नारियल के पेड़ थे जो कि इस आपके आइलैंड पर पाए जाते हैं, काटे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि सड़कों का निर्माण करना था। ऐसी स्थिति में पर्यावरणविदों ने वहां पर कोर्ट में जाकर के या एनजीटी में जाकर एक एप्लीकेशन डाला और एनजीटी ने तत्काल जो है एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए नारियल के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। ठीक, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, किसी भी आइलैंड के बारे में विशेष करके हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में, तो यहां पर आइएगा तो इन आइलैंड्स पर पाए जाने वाले जो नारियल होते हैं उसमें पानी और तेल की मात्रा पूरी दुनिया के नारियलों से सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो उस आइलैंड की एक प्रमुख इकोनॉमी अगर हम बात करें, या इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी का प्रोडक्ट आपका क्या है, नारियल है, और उन्हीं नारियलों को हम काटते जा रहे थे, तरीके से वहां की इकोलॉजी या वहां के इन्वायरमेंट से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम नारियल के बारे में हम लोग देखते हैं, जो तेजी से आपकी हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जो आपके समुद्री तूफान होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, जब वो आते हैं तो ये पेड़ क्या करते हैं, वहां के पर्यावरण में रहने वाले लोग या वहां के पर्यावास में रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी करते हैं, क्योंकि वो तेज हवाओं क्या करते हैं, रोकते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इन पेड़ों को काटा जाएगा तो कहीं ना कहीं इस आइलैंड की जो है एक तरीके से जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। तो पूरा मुद्दा आपका आता है अगत्ती द्वीप से। ध्यान दीजिएगा, अगत्ती द्वीप आपको मिलेगा, लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है जो कि कावारत्ती द्वीप के आसपास मिलेगा, और इसी द्वीप पर आईआईएमपी प्रोग्राम के अंतर्गत आपका जो है जो रोड बनाई जा रही थी यहाँ का सामाजिक और पारिस्थितिकी विकास करने के लिए, उस पर एनजीटी ने एक अंतरिम रोक लगाया था। पूरा का पूरा मुद्दा यहां से आता है। लक्षद्वीप समूह के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहीं पर ही, तो एक बात आपसे यहीं पर हम और भी कहेंगे, यहीं पर आइएगा तो आपको मिलता है पिट्टी द्वीप। क्या मिलता है? पिट्टी आइलैंड। जब पिट्टी आइलैंड हम लोग पढ़ते हैं लक्षद्वीप समूह पर, तो ये लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ऐसा आइलैंड है जो कि बर्ड सेंचुरी भी है। इसी अगत्ती द्वीप के आसपास आपको ये भी मिलेगा पिट्टी आइलैंड के बारे में। तो ये आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन था। ठीक, और एक चीज अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पर थोड़ा सा चीजें और एक देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एनजीटी के बारे में, क्योंकि एनजीटी को लेकर के भी चर्चा यहां पर हुई है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हम लोग ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए बनाया गया था कि पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र तथा औद्योगिक गतिविधियों हेतु दिशा निर्देश जारी करने का कार्य करता है। यह एक वैधानिक निकाय भी है। ठीक है ना? ठीक, और बात करते हैं हम लोग, तो एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, अर्थात यह उस प्रक्रिया से परे जाकर के भी क्या कर सकता है, निर्णय दे सकता है, और इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित किया गया है। कि अर्थात जो आपका नेचर कहता है वैसा न्याय होना चाहिए, वो न्याय के बारे में एनजीटी नहीं मानता। जो कि भारत में आते हैं तो आपको कैसा मिलता है, रिटन फॉर्म में मिलता है। क्लियर हुआ? तो ये आपके हुए एनजीटी के बारे में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम लोग। एक आप पढ़ते हैं सिक्योरे। सिक्योरे क्या है? SECURE क्या है? पहला, हिमालय क्षेत्र में फैले वन्य जीव और वन संसाधनों की संरक्षण परियोजना है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट, पर्वतीय क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक 6 वर्षीय परियोजना है। तीसरे पर आते हैं, ग्लोबल स्नो लेपर्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम GSLEP सिक्योरे के अंतर्गत एक परियोजना है। ये आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट भी सही है, हिमालयी क्षेत्र में फैले वन्यजीव और वन संसाधनों के संरक्षण का एक परियोजना है। ध्यान दीजिएगा, सिक्योरे वहां पर चलाया गया जो कि हिमालयी क्षेत्र में आते हैं, जो वहां की इकोलॉजी है, वहां की इकोलॉजी को संरक्षित करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए यह प्रोग्राम आपका चलाया गया।
ठीक। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के बारे में, सिक्योरे के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा सिक्योरे में आइएगा तो आपको जो है यहाँ पर केवल मिलेंगे 4 राज्य। कितने मिलेंगे? 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया, यूटी बन गया है, तो ऐसी स्थिति में 2 यूटियां है ना, केंद्र शासित प्रदेश आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये केवल इन्हीं 4 क्षेत्रों से ही संबंधित है, हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरणीय या पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और उसके संरक्षण से संबंधित। तो पहला ऑप्शन सही हुआ। दूसरे बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक 6 वर्षीय परियोजना है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित ये जो आपकी सिक्योरे आपका है कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 वर्ष का एक प्रोग्राम या एक मॉड्यूल बनाया और उस मॉड्यूल को वो इन्हीं क्षेत्रों में अर्थात लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम राज्यों में क्या कर रहा है, वो लागू किया हुआ। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरे पर आते हैं, ग्लोबल स्नो लेपर्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम GSLEP सिक्योरे के अंतर्गत एक परियोजना है, ये भी आपका सही है। ध्यान दीजिए, ये आपका मुद्दा जुड़ता कहां से है, सीधे से आते हैं हम लोग, मुद्दा आपका जुड़ा कहां से? मुद्दा आपका जुड़ता है ऑप्शन थर्ड से, जहां पर आप पढ़ रहे हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड, ठीक है ना। तो भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में उत्तरकाशी, कहां पर? उत्तराखंड में उत्तरकाशी में स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक। और ये जो आपका पहला सेंटर है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, यहां पर आइएगा तो उत्तराखंड वन विभाग और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP के द्वारा विकसित किया जाएगा। अब यहीं से ये मुद्दा आपका सिक्योरे का जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर आते हैं तो जो आपके स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, ये आपके हिम तेंदुआ, अब यहां पर आपके ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन जुड़ता है। यहीं पर कुछ आरक्षित क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह जो परियोजना है आपकी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की, जो आपकी परियोजना जो लाई गई है, यहां पर हिम तेंदुआ एक तरीके से लुप्तप्राय प्रजाति है और इसका संरक्षण करना है। IUCN की ये रेड डाटा बुक लिस्ट में आइएगा तो एक तरीके से क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, ठीक। और आगे चलते हैं, अगर हम लोग इसके आवास के बारे में बात करते हैं तो ये जो हिमालयी क्षेत्र है जहां पर आपके हिम पाए जाते हैं, वहां पर आपको मिलता है। और हिम तेंदुआ के बारे में ये बात कही जाती है कि जो आपके ये हिम तेंदुआ होते हैं, एक तरीके से इनको हम लोग वहां की इकोलॉजी के एक तरीके से कहिएगा स्वस्थ पारितंत्र के या हेल्दी इकोसिस्टम का ये इंडिकेटर भी होते हैं। और बात करते हैं यहीं पर इनके आवास के बारे में, तो आप पढ़ते हैं नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, ये भी आपका स्नो लेपर्ड का है, ठीक। और आगे चलते हैं, गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। और आगे बात करते हैं हम लोग अस्कोट, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, वन्य जीव अभयारण्य, तो ये भी आपको जो है कहां मिलेगा? उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड के जो है 3 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि जाने जाते हैं किसके लिए? स्नो लेपर्ड्स के लिए, उत्तराखंड में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिक्योरे जो आपकी परियोजना है, हिमालयी परियोजना है, उसके अंतर्गत 3 क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। कितने किया गया है? 3 क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। वो तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं वहां पर हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जो आपके स्नो लेपर्ड वाले पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, तो यहां पर आते हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आइएगा तो ये आपका है स्नो लेपर्ड का जो एरिया है हेमिस और स्पीति, हेमिस और स्पीति का क्षेत्र पहला।
दूसरे पर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आइएगा तो गंगोत्री नंदा देवी, गंगोत्री नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र। और तीसरे पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में यहां पर आते हैं तो आपको मिलेगा कंचन, कंचेंद्र, कंचेंद्र, जोंगा और तवांग, कंचेंद्र, जोंगा और तवांग। ठीक, ये आप आते हैं यहां पर तो यही आपका जो है हिम तेंदुआ का एक तरीके से प्राकृतिक आवास निर्धारित किया गया है। हेमिस स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर मिलेगा, उत्तराखंड में गंगोत्री और नंदा देवी, ठीक, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो कंचेंद्र, जोंगा और तवांग वाला क्षेत्र आपको मिलेगा। ठीक, ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका जुड़ा हुआ था हिम तेंदुआ वाले सेक्टर से। फिर से एक बार सुनिएगा, जो सिक्योरे प्रोग्राम है वो हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिकी के विकास के लिए या हिमालयी क्षेत्र में फैले हुए वन्य जीव और वन संसाधनों की संरक्षण के लिए चलाई गई एक 6 वर्षीय परियोजना है। और यह परियोजना आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम आपको राज्यों में ज्यादा मिलेगी। और ध्यान दीजिएगा, इस परियोजना ग्लोबल स्नो लेपर्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम GSLEP सिक्योरे के अंतर्गत एक परियोजना है। क्लियर हुआ? ये भी बात ध्यान रखिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। आप बात करते हैं गैलापागोस, गैलापागोस द्वीप। अब बात करिएगा हम लोग गैलापागोस द्वीप के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला जो ऑप्शन है, यूनेस्को द्वारा विश्व का प्रथम घोषित विश्व विरासत स्थल है, सही है। गैलापागोस द्वीप ये विश्व का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट था जिसको यूनेस्को ने डिसाइड आपका डिक्लेयर किया था। दूसरे पर आते हैं, प्रशांत महासागर की 3 धाराओं पनामा धारा, हुम्बोल्ट धारा और दक्षिण विषुवत-रेखी धारा के ये संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही है। आप जब आते हैं कैलिफोर्निया से होते हुए जो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा, उसका जो पश्चिमी तट है, तो जो आपका पनामा देश है उसके आपके पश्चिमी तट के सारे हम कहां बात कर रहे हैं, प्रशांत महासागर में उत्तरी वाला हिस्सा। तो आपको जहां पर मिलेगा उत्तरी विषुवत-रेखी जलधारा, दक्षिणी विषुवत-रेखी जलधारा और प्रति विषुवत-रेखी जलधारा, तो वहां पर आइएगा तो जहां पर आपको मिलेगा दक्षिणी विषुवत-रेखी जलधारा, तो आपकी एक धारा जा रही है वहां पर कहां से, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है आपकी। और ध्यान दीजिएगा वहीं से आपकी निकलती है पनामा जलधारा। तो दक्षिणी विषुवत-रेखी जलधारा, पनामा जलधारा और चिली तथा पेरू के तट से जा रही है आपकी हुम्बोल्ट की जलधारा। ये तीनों जहां आपस में मिलते हैं तो आपको देखिएगा उसके ठीक पूरब में आपको एक देश मिलेगा इक्वाडोर। मैप पर आ जाएगा तो आपको वहीं पर मिलेगा इक्वाडोर। इक्वाडोर के पश्चिमी तट पर है ना, जो पश्चिम वाला तट उसका है, जाहिर सी बात इक्वाडोर जो है आपका एक दक्षिण अमेरिका देश का आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्या है, देश है। और जो इक्वाडोर का पश्चिमी भाग है वही तटीय वाला क्षेत्र है वहां पर। तो पश्चिमी तट से संबंधित आपको वहीं पर आपको एक द्वीप मिलेगा जहां पर आपको 19 द्वीपों का एक समूह है, गैलापागोस, ठीक है ना। वहीं पर ही इसकी भी चर्चा बहुत हुई थी। तो आते हैं हम लोग दूसरे वाले पे, प्रशांत महासागर की 3 धाराओं पनामा धारा, हुम्बोल्ट धारा और दक्षिणी विषुवत-रेखी धारा के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही है। तीसरे पर आते हैं, चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन
द्वारा विकास सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की प्रेरणा है। ये भी आपका सही है। 19 आपके जो है, जब हम बात करते हैं वहां पर 1935 के आसपास, 1835 के आसपास जो आपके चार्ल्स डार्विन महोदय थे, जब वो यहाँ पर जाते हैं तो वहां ही यहीं पर ही उनके मन में वो विचार भी कौता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, क्योंकि ये चीजें उन्होंने वहां पर उस द्वीप पर क्लियरली देखी थी। तो जो प्रेरणा मिली इस थ्योरी की चार्ल्स डार्विन को, वो इसी द्वीप से मिलती है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ पर आते हैं, क्रमागत उन्नति का प्रदर्शक, शो केस ऑफ एवोल्यूशन एंड स्वयं में एक दुनिया, वर्ड इन इटसेल्फ कहा जाता है। ये भी सही है। तो एक तरीके से इसके चारों ऑप्शन सही हैं गैलापागोस द्वीप के बारे में। तो कूट पर जब हम लोग आएंगे और सही कथन का चयन करना होगा तो इसमें जो डी ऑप्शन है सभी सत्य है, वो सही है। आते हम लोग बात करेंगे गैलापागोस द्वीप के बारे में। जैसे यहां पर आते हैं तो ये आपका यूएसए, ये वाला हिस्सा कुछ अंदाजा लग रहा होगा आपको। यहां पर आते हैं तो ये आपको साउथ अमेरिका मिलेगा, और इसके ऊपर चलते हैं तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, और यहीं पर आइएगा तो आपको जो है इक्वेटर मिलेगा, विषुवत रेखा मिलेगा, ठीक। और आपकी तीन धाराएं यहीं पर चल रही हैं, गर्म है। यहां पर आते हैं तो ये आपकी उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, ये दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा, और इसके बीच में चलते हैं तो प्रति विषुवत रेखी जलधारा, ठीक। और आगे आइएगा तो यहीं पर ही एक धारा इधर जा रही है, ये वाला हिस्सा। नीचे की ओर आते हैं तो ये आपकी पनामा धारा की ओर, और नीचे से आ रही है आपकी हुम्बोल्ट जलधारा। तो एक तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं गैलापागोस के बारे में, तो एक बात ध्यान दीजिएगा गैलापागोस के बारे में, तो आपको यहीं पर ही मिलेगा इक्वाडोर, और यहीं पर आपको मिलेगा गैलापागोस आइलैंड मिलेगा। जब गैलापागोस आइलैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आपने ये भी पढ़ा होगा, दुनिया के सबसे बड़े आपके, या दुनिया में सबसे बड़े पाए जाने वाले विशाल कछुए भी आपको यहीं पर मिलते हैं गैलापागोस आइलैंड पर। कछुओं को लेकर के आपने चर्चा सुनी होगी। लेकिन गैलापागोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं, चर्चा यहां पर कैसे हुई गैलापागोस के बारे में, क्योंकि जब यहां पर हुम्बोल्ट की ठंडी जलधारा और आपकी ये प्रति विषुवत रेखी जलधाराएं दोनों आपस में जाके यहाँ मिलती हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर मछली पकड़ने की बड़ी अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी हुम्बोल्ट ठंडी जलधारा है, जब ये नीचे की ओर जाती है तो जो नीचे का आपका लवण है ना, सैलेंटी, वो क्या होता है, ऊपर की ओर आता है महासागरों का, और एक तरीके से जो महासागरीय जल का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो लवणता से, या एक तरीके से कहेगा विभिन्न प्रकार के खनिजों से समृद्ध हो जाता है। अब समृद्ध होने की स्थिति में यहां पर मछली का उत्पादन खूब होता है। तो जो चाइनीज थे, चीनी लोग, वो सिर्फ दक्षिणी चीन सागर तक ही सीमित नहीं है, सोचिएगा वो पूर्वी एशिया से कहां पहुंच गए, वो लोग यहां तक पहुंच गए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के गैलापागोस द्वीप तक पहुंच गए। अब वो चीनी मछुआरे, ध्यान दीजिएगा, चीनी मछुआरे जो कि गैलापागोस द्वीप इक्वेटर का द्वीप है, इक्वाडोर मतलब इक्वाडोर का द्वीप है आपका, ठीक है, इस पर इक्वाडोर का आपका अधिकार भी है, ये 19 द्वीपों का समूह भी है, और इक्वाडोर ने गैलापागोस द्वीप को भी, ध्यान दीजिएगा, एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया था, और फिर बाद में गैलापागोस नेशनल पार्क भी डिक्लेयर कर दिया। फिर बाद में इसी को ही यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया। ये पूरा का पूरा जो है इक्वाडोर के आपके आता है राइट में। लेकिन जो चीनी मछुआरे हैं वो कहां तक पहुंच रहे हैं, इस गैलापागोस द्वीप तक, और यहां पर आकर के क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। तो विवाद यहीं पर ही शुरू हुआ था इक्वाडोर और चीन को लेकर के, और चर्चा में आता है आपका गैलापागोस। और गैलापागोस फिर सुनिएगा, आपका जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है जिस पर इक्वाडोर का अधिकार है, या इक्वाडोर का एक द्वीप
समूह है जिसमें कुल 19 द्वीप पाए जाते हैं। इस द्वीप पर आते हैं तो इस द्वीप को एक अनोखा द्वीप भी कहा जाता है, चूंकि ध्यान दीजिएगा इसी पर ही क्रमागत उन्नति का प्रदर्शक शो केस ऑफ एवोल्यूशन के कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको शो केस ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा इसी द्वीप पर पनामा, हुम्बोल्ट और दक्षिणी विषुवत-रेखी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, उसी संगम पर स्थित है। और बात करते हैं हम लोग 1835 में चार्ल्स डार्विन जब इस द्वीप पर आए तो इसी द्वीप की यात्रा के बाद प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की जो प्रेरणा उनको मिली वो इसी द्वीप से मिली, और यहीं पर जाने के बाद यहां से उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी दिया। और आगे बात करते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर आइएगा तो इस द्वीप समूह को स्वयं में अपने आप में भी एक दुनिया कहा था, मतलब दुनिया भर की चीजें आपको जो देखते हैं आपको छोटे से द्वीप समूह में देखने को मिल जाती, मतलब यहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसे हम लोग स्वयं में एक दुनिया भी कहते हैं, द वर्ल्ड इन इटसेल्फ भी कहा जाता है। विशाल कछुओं के लिए तो गैलापागोस आपका जाना भी जाता है। तो ये चीजें आपकी हो गई गैलापागोस के बारे में। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर आते हैं, 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइएगा। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। जब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है तेल रिसाव एक मानव त्रुटि से उत्पन्न घटना है, बिल्कुल सही है। जो ट्रॉलर चलते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स चलते हैं वहां पर, है ना, तो वो जो महासागरों में चलते हैं, जब उनमें किसी प्रकार की ऐसी मानवीय गलतियां या भूल होती है तो जो तेल ले जाते हैं, तेल टैंकर्स, है ना, तो उनसे क्या होता है, तेल वो रिसता है। तो महासागरीय भागों में तेल रिसाव जो होता है वो प्राकृतिक रूप से नहीं है, कैसा है, मानव त्रुटि या मानव जनित एक घटना है। दूसरी बात, पहला ऑप्शन सही है। दूसरे पर आते हैं, पारिस्थितिकी और समुद्री जीवन के लिए खतरा है तेल रिसाव की घटना, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब तेल रिसता है तो जो ऊपरी सरफेस है सी का, है ना, सी बॉडी का, अर्थात जो जल की जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर एक पूरी लेयर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रकाश आपकी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब यही तेल पूरा रिश्ता है ऊपर की ओर, तो यही जो तेल है वहां के जीव जंतुओं के शरीर से, उनके पंखों से, उनके पर से चिपकता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी डेथ होती है। क्यों? क्योंकि अब वो सामान्य जीवन जी नहीं पाते हैं और ठीक से वो उस पारिस्थितिकी में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ये जो तेल है जो आपका सामुद्रिक जो आपके होते हैं, वहां की वनस्पतियां होती हैं, उनके ऊपर एक लेयर बना लेती है। तो जब उनके ऊपर एक लेयर बनाती है, तो जब एक पूरी लेयर बनाएगी तो न केवल सरफेस पर आपको तेल मिल रहा है, बल्कि उनके सतह के ऊपर भी जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर भी एक लेयर बन जाती है। और लेयर के बनने से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो बाधित होती है, और एक तरीके से क्या हो जाता है, उन पौधों की असमय मृत्यु भी होती है, या वैसे पौधे असामयिक रूप से समाप्त हो जाते हैं। और पारिस्थितिकी हम बात क्या कर रहे हैं, जो सेकंड ऑप्शन है पारिस्थितिकी और समुद्री जीवन के लिए खतरा, ये बिल्कुल सही है कि तेल रिसाव की घटना क्या हो गई, पारिस्थितिकी और समुद्री जीवन के लिए खतरा है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड पर आते हैं, मॉरिशस के गुलाबी कबूतर गंभीर रूप से लुप्त प्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। अब देखिएगा ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये तेल रिसाव की घटना से बिल्कुल हटके है, क्योंकि जो आपकी तेल रिसाव की घटना हुई थी वो मॉरिशस में हुई थी। तो मॉरिशस के इंडेंजर्ड प्राणियों में जब आते हैं तो वहां पर आप बात करेगा पिंक पिजियन के बारे में, तो ये आपके गुलाबी कबूतर पूरी दुनिया में केवल मॉरिशस में पाए जाते हैं और इनकी संख्या बहुत कम बची हुई है। तो IUCN की रेड डाटा बुक में आइएगा तो इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथे पर आते हैं, मॉरिशस दक्षिणी हिंद महासागर का एक द्वीप है। ठीक, जब यहां पर आते हैं फोर्थ ऑप्शन पर, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका ये सही है, ध्यान दीजिएगा। तो एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है
है ना। जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही, मतलब सभी सत्य हैं। जब आप आते हैं मॉरिशस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर, तो मॉरिशस में आइएगा तो मेडागास्कर आप देख रहे हैं, दक्षिण आप अफ्रीका देख रहे हैं। अफ्रीका से आप जब आइएगा भारत की ओर अर्थात पूरब की ओर चलिएगा तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर हिंद महासागर में स्थित है, मेडागास्कर मिलेगा। ठीक है ना। मेडागास्कर से भी आप ठीक आप पूरब की ओर देखिएगा तो वहां पर आपको एक आइलैंड मिलेगा, द्वीप मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉरिशस कहते हैं। ठीक है ना। ये आपको वहीं पर मिलेगा। क्योंकि अभी एक घटना वहीं पर कुछ दिन पहले हुई थी, इसी साल एक आपका कोई जापानी टैंकर था जिसमें जो है तेल का रिसाव होने की वजह से वो जो तेल है आसपास के तटीय क्षेत्रों में फैल गया। क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहीं पर आते हैं तो मॉरिशस का एक आपको मिलता है मरीन पार्क भी मिलता है। ध्यान दीजिएगा वो जो आपका समुद्री इकोसिस्टम है और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का एक जो है मॉरिशस का एक आपको रिजर्व क्षेत्र भी मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू बे मरीन पार्क, ब्लू बे मरीन पार्क। ये जो आपके तेल रिसाव की घटना हुई है मॉरिशस के इसी तटीय क्षेत्र में हुई है जहां पर ब्लू बे मरीन पार्क पाया जाता है। तो अब ये जो ब्लू बे मरीन पार्क है इसका जो अस्तित्व है इस तेल रिसाव की घटना के कारण संकट में आ गया है और इसलिए ये मुद्दा जो है पर्यावरणीय या पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। तो तेल रिसाव की घटना आपकी यहीं से हुई थी। अब ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में अगर हम लोग बात करते हैं, अब तो सारे कुछ बता दिए हम, तेल रिसाव की जो घटना है पारिस्थितिकी रूप से बहुत एक तरीके से खतरनाक भी है, समुद्री जीवों के लिए भी और वहाँ की वनस्पतियों के लिए भी, और यह एक मानवीय भूल है या मानवीय घटना है, इसको नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे मॉरिशस के बारे में। तो एक हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूरब में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक, ये वाली स्थिति हो गई। और यहीं पर आते हैं आपके मेडागास्कर, आप बात करते हैं मॉरिशस के बारे में, तो कुल यहाँ पर लगभग 1700 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें 800 प्रकार की मछलियां हैं और 17 प्रकार की आपके समुद्री स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। इसी आपके द्वीप समूह पर गंभीर रूप से लुप्त प्राय गुलाबी कबूतर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड पिंक पिजन भी पाए जाते हैं मॉरिशस आइलैंड पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था जो कि जुड़ा हुआ था तेल रिसाव की घटना के साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। वहां पर ध्यान दीजिएगा सत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइएगा। 11 का जो पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर का, इसमें भी आपको राइट को आपको सिलेक्ट करना है। ग्लोब पर सर्वाधिक गर्म स्थान उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र में महाद्वीपों के मध्य भाग में अवस्थित होता है। ठीक, ये सही है। सेकंड पर आते हैं, डेथ वैली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। तीसरे पर आते हैं, डेथ वैली एक रेगिस्तानी घाटी है जो कि मोजेब रेगिस्तान के ग्रेट बेसिन डेजर्ट की सीमा पर स्थित है, ये भी सही है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं डेथ वैली के बारे में। चर्चा में क्यों रहा डेथ वैली? चर्चा में डेथ वैली इसलिए था क्योंकि ये जो है विश्व का सबसे अधिक तापमान कहीं अंकित किया गया, तो वो कहाँ किया गया? डेथ वैली में। जब डेथ वैली के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मृत घाटी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया जो आपका प्रांत है वहां पर आपको मिलेगा। और उसी प्रांत के आपके दक्षिण में आपको एक मिलेगा डेजर्ट, मरुस्थल मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं मोजेब। क्या कहते हैं? मोजेब रेगिस्तान। अब मोजेब रेगिस्तान में आइएगा, वहीं पर ही जो आपका मोजेब रेगिस्तान है में आपको एक बेसिन मिलेगी, मतलब घाटी मिलेगी, रेगिस्तानी घाटी, जिसे कहा जाता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक, उसी ग्रेट बेसिन डेजर्ट की बाउंड्री पर ही आपको मिलती है डेथ वैली, मृत घाटी, जो कि एक तरीके से क्या है, वो भी एक रेगिस्तानी घाटी है। अब आते हैं यहां पर विश्व का सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करते हैं अभी तक हम लोग देखें कि सबसे अधिक तापमान कहां अंकित किया जाता रहा है, तो वो किया जाता रहा है लीबिया अफ्रीका महाद्वीप में। आइएगा तो लीबिया देश है आपका, और लीबिया में एक जगह आपको मिलेगा अल अजीजिया। क्या मिलेगा?
अल अजीजिया, वहां पर मेंशन किया जा रहा है। लेकिन अब यहां पर आते हैं, जो पहला ऑप्शन है, ग्लोब पर सर्वाधिक गर्म स्थान और उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र में महाद्वीपों के मध्य भाग में अवस्थित होते हैं। अब यहां पर बात करिएगा कि अगर हम बात करें, ये आपका ग्लोब है, ठीक है ना, और इसी ग्लोब पर आइएगा तो जो सूर्य है वो यहां पर चमक रहा है, आइडलिस्टिक की हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो ऐसी स्थिति में जो सन की रेज है वो हर जगह बराबर पड़ेगी। लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर साल भर सूर्य किरणें क्या होती हैं, वर्टिकल होती हैं। हम पहले भी बहुत कुछ बातें कर चुके हैं इस दिशा में। अब ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये जो बीच का आपका क्षेत्र है ये आपका आता है ट्रॉपिक जोन में। किस में आता है, ट्रॉपिक जोन में, ठीक है ना। ये आपका इक्वेटर हो गया। और इसके चलते हैं उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, यहां पर आते हैं तो 66.5 और यहां पर भी आते हैं 66.5, है ना। यहां पर आते हैं तो ये आर्कटिक सर्किल और ये आपका अंटार्कटिक सर्किल। यहां पर आते किरणें तिरछी होती तो आपको मिलता है टेम्परेट जोन, और यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। और इधर चलिएगा, इसके नॉर्थ में ये आपका 90 और ये आपका 90, 66 से 90 और 66 से 90, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पर आपको मिलेगा शीत कटिबंध या फ्रिज जोन। तो ये तापमान के आधार पर 3 कटिबंध बांटे गए। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के ताप के और पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण पृथ्वी पर आइएगा तो कुल 4 वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। कितना होता है, 4 वायुदाब पेटियां, प्रेशर बेल्ट कुल 4 बनती। अब इसी ग्लोब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा फाड़ के कैसे करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल ले लिए कुछ इस तरीके से। जब हम इसको हॉरिजॉन्टल लेते हैं यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा आते हैं तो आपका 0, यहां पर आते हैं, यहां पे ये आपका 90, 32, 35। केवल हम आइडलिस्टिक ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, मूव करता रहता है ये। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हमने 4 जोन बनाए। अब चाहे आप उत्तर आइए, चाहे कहाँ जाइए, दक्षिण जाइए, नॉर्थ और साउथ, ये आपका हो गया। जो सन है आपके इक्वेटर पर पूरे साल भर कैसा रहेगा, ओवरहेड होता है ना। तो ऐसी स्थिति में जो हवाएं होती हैं ये गर्म होकर कहाँ जाती हैं, ऊपर की ओर जाएंगी। जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर जाएंगी, यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो चूंकि ये विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब बन रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब। और इसी विषुवतीय निम्न वायुदाब के ठीक ऊपर आइएगा, सारी हवा कहाँ इकट्ठा हो रही है, ऊपर की ओर गर्म होकर जा रही है। तो यहाँ पर आते हैं तो ऊपरी वायुमंडल में आते हैं तो विषुवतीय उच्च वायुदाब बन जाता है। अब यहाँ पर आते हैं, ये अब यहाँ पर आइएगा, सीधे पोल पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि क्या है, बहुत तिरछी किरणें हो जा रही हैं। तो जितनी अधिक तिरछी होंगी किरणें बहुत कम पहुंचती हैं। तो यहाँ पर जब पहुंचते हैं हम लोग तो इतना कम तापमान होता है कि जो हवा होती कहाँ आती है, नीचे की ओर। तो ऐसी स्थिति में जब सारी हवा यहाँ इकट्ठा हो गई तो यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर, हवा का संकेंद्रण क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, और यहाँ पर एरिया कैसा होगा, खाली हो गया, तो ये कम हो गया। तो ध्रुवों पर आते हैं तो ध्रुवों पर 80 से 90 के बीच में यहाँ पर तापमान के बहुत अधिक कम होने के कारण विंड सरफेस पर या नीचे की ओर बैठती है, और बैठने से यहाँ पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। लेकिन इसी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पर ऊपर की ओर जाते हैं, अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो वहां पर पोलर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। क्यों, सारी हवा कहाँ चलेगी, नीचे की ओर। लेकिन जो बीच का हिस्सा है यहां पर आते हैं तो ये जो दो किनारे के हिस्से हैं तो तापमान के वजह बने, यहां पर तापमान ज्यादा और यहां पर तापमान कम। लेकिन जो बीच के 2 प्रेशर बेल्ट बने ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर गोल गोल घूमने के कारण बने। ये हवा अगर ऊपर गई है तो कहीं ना कहीं तो नीचे उतरेगी। अब जहां उतरती है वो कहां उतरती है, 30 से 35 के आसपास। और ये क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है। जैसे आप पानी को गोल गोल घुमाते हैं हाथ डाल के बाल्टी में या किसी बर्तन में, तो पानी जहां पर गोल गोल घूमता है क्या होता है, नीचे जा रहा, कुछ पानी कहां जा रहा, साइड का ऊपर की ओर आता है। तो जब कोई भी वस्तु अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमती है तो ध्यान दीजिएगा उसमें 2 फोर्सेस काम करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
केंद्र प्रसारी बल और केंद्र अभिसारी बल। एक केंद्र की ओर लगने वाला बल और दूसरा केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। तो यहां पर आइएगा तो रोटेशन के कारण 30 से 35 अक्षांशों के पास हवाएं क्या होती हैं, नीचे की ओर उतरती हैं। कौन सी हवाएं, ये जो विषुवत रेखी क्षेत्रों से ऊपर की ओर गई हुई हैं। कौन सी हैं ये, जो विषुवत रेखी क्षेत्रों से ऊपर की ओर गई हुई हैं, यही हवाएं कहां उतरती हैं, इसी वाले अक्षांश के आसपास। अब ऐसी स्थिति में जब यहां पर ये हवाएं उतरती हैं तो यहां पर क्या हो गया, हाई प्रेशर, और यहां पर चूंकि सारी हवाएं क्या है, नीचे की ओर आ रही थी, यहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर। देखिएगा सतह पर बन गया उच्च वायुदाब और सतह से ऊपर ऊपरी वायु क्या बन गया, लो निम्न वायुदाब। देखिएगा यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर, हवा क्या चल रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यहाँ पर हवा कहाँ गई, लो प्रेशर की ओर। यहाँ पे कहाँ जाएगी हवा, इधर की जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसी अर्थ के रोटेशन के कारण ये जो हवा यहाँ नीचे उतरी थी तो यहाँ से क्या होती है हवा, ये ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ पर क्या बन गया, निम्न वायुदाब, और यहाँ पर क्या बन गया, उच्च वायुदाब। तो अब आपके पास दो बेल्ट और बन गई प्रेशर, आपके प्रेशर बेल्ट की, कि एक तो जहां पर हवाएं रोटेशन का नीचे उतर रही हैं और एक तो हवाएं जहां रोटेशन का कहां जा रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं। तो ये हो गया, चूंकि ये कहां पर है, उष्ण कटिबंध के आसपास है, तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब हाई प्रेशर, और ये ध्रुवों के आसपास है तो ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब है ना, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब देखिएगा ये आपके पास दो वायुदाब पेटियां बन गई। अब आते हैं अपने प्रश्न पर आते हैं। जो प्रश्न का पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ग्लोब पर सर्वाधिक गर्म स्थान उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र में महाद्वीपों के मध्य भाग में अवस्थित होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें सर्वाधिक तापमान कहां होना चाहिए, इस वाले हिस्से में होना चाहिए, लेकिन बजाय यहां पर होने के कहां हो रहा है, 30 से 35, अर्थात इस वाले हिस्से में आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा, हम जब बात करते हैं विषुवतीय क्षेत्रों में तो यहां पर सूर्य तो वर्ष भर ओवरहेड तो है ही, तो सूर्य से तापमान लगातार इसको मिल रहा है, लेकिन हवाएं गर्म हो कहां जा रही हैं, ऊपर की ओर। जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है, तापमान क्या होता है, कम होने लगता है। तो अगर हम पूरे समस्त वायुमंडल का टेम्परेचर देखें, पूरे वायुमंडल का, तो हवाओं के गर्म होकर के ऊपर उठने, ठंडे होने से, कूलिंग होने से भी तापमान कम हो जा रहा है, ठीक। और यहां पर सूर्य का तापमान जो आपको सीधे ओवरहेड मिल रहा है उतना ज्यादा नहीं है। अब यहां पर आते हैं हम लोग, यहां पर दो फैक्टर एक साथ में काम करते हैं। जैसे पहली बात, अगर हम बात करें तो ये भी उष्ण कटिबंध के आसपास का क्षेत्र है, तो एक तरीके से हम कहें तो वर्टिकली यहां पर भी सूर्य किरणें लगभग पहुंच रही हैं, तो सूर्य की किरणें यहां पर भी ज्यादा प्राप्त हो रही हैं। साथ ही साथ जब हवा जो है नीचे की उतरती है तो बैठती है तो कंप्रेस होती है, सिकुड़ती है, तो सिकुड़ने से भी और हवा के नीचे की ओर बैठने से भी क्या होता है, हवा गर्म होती है। क्लियर हुआ यहां पर, तो हवा के गर्म होने का दो यहां पर एक साथ फैक्टर काम कर रहा है, एक तो सूर्य का तापमान और दूसरा हवा के नीचे की ओर बैठने से। जबकि यहां पर सिर्फ एक फैक्टर काम कर रहा है, वो भी कौन सा, सन जो है पूरे साल भर कैसा, ओवरहेड है। यही कारण है कि इस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में जो तापमान होता है पूरे ग्लोब पर सर्वाधिक अंकित किया जाता है। जो डेथ वैली, अगर उसकी आप लोकेशन देखिए तो वो भी आपको 30 से 35 के आसपास मिलेगी, जो कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का है। लेकिन डेथ वैली पर सर्वाधिक तापमान अंकित करने के पीछे कुछ कारण और भी रहे। जैसे आप अगर पिछले साल अगर आप पढ़ते हैं और इस साल भी देखते हैं तो अमेज़न के जंगलों में आग के बारे में पढ़ते हैं, और साथ साथ आप पढ़ते हैं कैलिफोर्निया के जंगलों में भी लगे हुए आग के बारे में पढ़ते हैं। तो चूंकि जो कैलिफोर्निया का क्षेत्र है आपको डेथ वैली भी वहीं मिलती है, तो जब हम पढ़ते हैं डेथ वैली में अधिक गर्मी के कारण, तो पहला तो रीजन तो आपका बेसिक तो यही है। दूसरा अगर हम लोग पढ़ते हैं वहां पर तो जंगलों के आग के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ यहां पर, और साथ ही साथ चूंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र है तो हवा भी इस घाटी में पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की ओर जब उतरती है तो क्या होती है, वो गर्म होती है। तो अब यहां पर चार फैक्टर एक साथ में काम कर रहे हैं। पहला, सूर्य की किरण यहां पर लगभग सीधी पहुंच रही है। दूसरा, हवाएं ऊपरी वायुमंडल से नीचे की ओर बैठ रही हैं, इसलिए गर्मी ज्यादा हो गई है। तीसरा, यह घाटी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी हिस्से से हवा कहां आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। और चौथा, यहां के जंगलों में लगी हुई आग ने क्या कर दिया, डेथ वैली के टेम्परेचर को सबसे अधिक
बढ़ा दिया। तो ये क्वेश्चन आपका जुड़ा हुआ है डेथ वैली, जो कि विश्व का सबसे गर्म स्थान के रूप में अंकित किया गया। अब यहीं पर एक चीज और, यहीं पर जो इसका तीसरा ऑप्शन है एक रेगिस्तानी घाटी है, सही है। जो आप पढ़ते हैं मोजेवे, है ना, मोजेव रेगिस्तान, ये आपको मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया जो आपका प्रांत है वहां पर मिलेगा, इसी डेथ वैली के आसपास। और इसी आपके मोजेब रेगिस्तान का ही एक हिस्सा है आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक, उसी ग्रेट बेसिन डेजर्ट का एक हिस्सा आपका क्या है, डेथ वैली। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण आपका करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं यहां पर समुद्री घास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिए, समुद्री घास के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों के उथले रेतीले भाग, ठीक, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के, तो अगर हम लोग बात करते हैं आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा हरे रंग का देख रहे हैं, समशीतोष्ण क्षेत्र के उथले रेतीले भाग के मैदानों उतले रेतीले भाग में घास के मैदानों का निर्माण करते हैं। यहां पर आ जाते हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा जो पहला स्टेटमेंट आपसे है कि समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों के उथले रेतीले भाग में घास के मैदानों का निर्माण करते हैं, जो कि 72% सकल समुद्री प्रजातियों का निवास है। सही है, बिल्कुल सही है। यहां पर इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र का यही पूरा हिस्सा अगर हम लोग बात करें तो जो महासागर पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, उन महासागरों के जो उथले वाले भाग मतलब तटीय क्षेत्रों का जो रेतीला भाग होता है, जहां पर रेती आपको मिलती है, पैरों लगती है, वहीं पर ही ये घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से? समुद्री घास वाले। और इन्हीं घास के मैदानों में ही पूरे महासागरों की जो प्रजातियां हैं, जीव, आपके जो जीव जंतु हैं, उनकी 72% प्रजाति आपको कहां मिलती है? इसी घास के मैदानों में मिलती है। दूसरे पर आते हैं, इन्हीं समुद्री घास जो आपका है, समुद्री फेफड़े भी कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, यही घास, जैसे आप आइएगा सरफेस के ऊपर सतह पर, तो जो आपकी वनस्पतियां होती क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं। तो जैसे आपका फेफड़ा हो गया, आपका लंग्स जैसे काम करते हैं, वैसे ही आपके ये समुद्री घास भी क्या करते हैं, एक तरीके से लंग्स की तरह काम करते हैं। ये कार्बन को क्या करते हैं, सिंक करते हैं और एनर्जी को, आपके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो लंग्स वाला भी ऑप्शन सही है। तीसरे पर आते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं, अर्थात तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो क्या करें, कार्बन को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तीसरा ऑप्शन भी सही है। समुद्री पारितंत्र का उत्पादक घटक या आधारी घटक है, बिल्कुल सही है। सतह पर आप आते हैं, यहाँ पर जैसे आप वनस्पतियों और पेड़ पौधों के बारे में कहते हैं कि ये आधारी घटक है या उत्पादक घटक है ना, प्रोड्यूसर है यहाँ का, वैसे ही आपका ये समुद्री घास भी समुद्री पारितंत्र का आधारी या उत्पादक घटक है। तो इसके ये चारों ऑप्शन सही है। अब आते हैं मुद्दे पर आते हैं कि ये जो आपका प्रश्न है, ये आपका निकला है कहां से? केन्या के तट पर आइएगा तो वहां पर समुद्री घास का संकट उत्पन्न हुआ है। केन्या आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जहां पर आपको माउंट केन्या और किलिमंजारो पर्वत मिलते हैं। किलिमंजारो दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जो कि विषुवत रेखा के निकट स्थित है या विषुवत रेखा पर स्थित है, ठीक है ना, इक्वेटर पर स्थित है। और जिसके टॉप पर आइएगा, एक ज्वालामुखी पर्वत है पहली बात तो, और इसके टॉप पर आइएगा तो आपको आइस कैप मिलता है, मतलब ऊपर हिम की टोपी मिलती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई जब ज्यादा हो जाती है तो ऊपर पहुंचने के बाद हवा क्या होती है, ठंडी होती है, इसलिए इसके टॉप पर क्या मिलता है आपको, वहां पर आइस कैप मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप पर आते हैं, सबसे ऊंचे पर्वतों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इन पर्वतों के नाम की भी चर्चा वहां पर करते हैं। माउंट किलिमंजारो और केन्या के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। हम लोग उसी केन्या के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपके इसी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी वाले हिस्से में आपको ये द्वीप, आपको ये देश देखने को मिलेगा, जहां पर आप विक्टोरिया लेक को देख रहे हैं। विक्टोरिया लेक से आप कहां आइएगा, पूरब की ओर आइएगा। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, उसी आपके केन्या के तट से ही संबंधित एक समस्या है, या केन्या के तट पर ही आइएगा तो आपका जो समुद्री घास है
उस पर संकट आया। संकट कैसे आया है? संकट ये आया कि जो मछुआरे हैं या जो ट्रॉलर चलते हैं वहां पर, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं मछली वाले जालों में इन्हीं घासों को फंसा करके इन घासों के अस्तित्व पर क्या ला दिए, संकट ला दिए। तो एक तरीके जैसे से ये घास वहां पर समाप्त होंगे तो जो वहां की समुद्री पारितंत्र है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। तो एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यहां से यह मुद्दा आपका निकल करके आता है और यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो ये आपके 12 आपके टॉपिक थे और जिनमें से आपके क्वेश्चंस भी जुड़े हुए हैं और आगे का भी यही सीरीज चलता जाएगा। अभी आगे भी और भी हम क्वेश्चंस कराएंगे वहां पर। ये अभी आज का इसका पार्ट 1 का सेक्शन था जहां पर आपके 12 टॉपिक सिलेक्ट हुए हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वाले टॉपिक में। नमस्कार।